नमस्कार विद्यार्थियों, डीएलएड 2019 के प्रशिक्षुओं, संस्थान से प्राप्त नवीन दिशा निर्देशों और उसी क्रम में आज मुझे प्राप्त हुए नवीन टाइम टेबल के अनुसार, समय सारणी के अनुसार मैं योगेंद्र प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र आपको वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आपका सैद्धांतिक विषय जिसका कोड EDU 03 है के खंड का से क्लास दूंगा। विद्यार्थियों, इससे पहले भी मैं मुझे मिली जिम्मेदारी के अंतर्गत क्लास देता रहा हूं, जिसमें हमने प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि के अंतर्गत प्राचीन कालीन शिक्षा जिसमें गुरुकुल और बौद्ध प्रणाली की चर्चा हुई, मध्यकालीन शिक्षा जिसको मुगल कालीन शिक्षा भी कहते हैं को हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसी में तीसरा खंड आधुनिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा में हमने मुगल पीरियड के बाद और स्वतंत्रता प्राप्ति तक शिक्षा को लेकर जो चीज़ें हुई, जो संघर्ष हुए, जो प्रयास हुए, उन पर चर्चा की है, जिनमें मैकाले विवरण, वुड डिस्पैच, गोखले विल, महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा, वर्धा शिक्षा सम्मेलन, ऐसे मुख्य प्रकरणों पर, इसके अतिरिक्त भी रहे होंगे, हमने मुगल कालीन पीरियड से और 1947 तक के इस पक्ष को कंप्लीट कर लिया है। आज हम आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किए गए प्रयास पर चर्चा करेंगे, या यूं कह लें कि अब स्वतंत्रता के बाद के फेस पर नजर डालेंगे। विद्यार्थियों, प्रकरण शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मेरे विद्यार्थियों की औसत आयु 22 से 24 साल हो गई। मैं आपसे सवाल पूछूं कि आने वाले 10 सालों में, यानी जब आपकी आयु लगभग 34 या 35 साल होगी, तब आप स्वयं को कहां पाते हैं? आपने अपने आने वाले 10 सालों के लिए क्या योजनाएं बना रखी हैं? हो सकता है हमारे कुछ विद्यार्थियों ने ऐसा कभी कोई सवाल अपने आप से किया ही ना हो, कुछ ने सोचा भी होगा, जरूर सोचा होगा। ये प्रश्न आपसे विद्यार्थियों इसलिए किया गया कि लगभग 250 वर्ष हमारी शिक्षा व्यवस्था तरह तरह के बदलावों से गुजरती रही है। 1947 तक की बात कर रहे हैं। तरह तरह के बदलावों से गुजरती रही है। कभी पुर्तगालियों द्वारा प्रयास किया जा रहा है, कभी ब्रिटेन की ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रयास किया जा रहा है, कभी हमारे भारतीय जनमानस द्वारा ब्रिटिशर्स से मांग की जा रही है
अंग्रेज प्रतिनिधियों से मांग की जा रही है कि हमारे यहाँ इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की जाए, हमारे यहाँ ये नियम लागू किए जाएं, हमारे यहाँ बेसिक शिक्षा निःशुल्क की जाए, अनिवार्य की जाए। उसी क्रम में महात्मा गांधी के द्वारा भी अपनी एक बुनियादी शिक्षा, बुनियादी तालीम का ढांचा प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से मांग की कि 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क हो, शिक्षा स्वावलंबन के लिए हो, आत्मनिर्भरता के लिए हो, ग्रामीण परिवेश से, उनके अपने परिवेश से हो, बच्चों की आवश्यकताओं से मेल खाए। इस तरह की मांगे होती रहीं, लेकिन देश का शासन गैर लोगों के हाथ में ही रहा, जिनका उद्देश्य भारतवर्ष का शोषण करना था, अपनी जड़ें भारत में मजबूत करने के लिए उनके अपने प्रयास थे, ना कि भारतीय जनमानस की शिक्षा से संबंधित उन्हें कोई सरोकार था। ऐसे में जब 15 अगस्त 1947 को एक लंबे संघर्ष के बाद भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में आती है, तब हमारे देश के निर्माताओं ने, संविधान निर्माताओं ने, आधुनिक भारत के स्थापनाकर्ताओं ने ये जरूर सोचा कि आने वाले समय में हम अपने देश को कहाँ पाएंगे, जो हमने सवाल आपसे शुरू में किया है। उन्होंने देश के संदर्भ में ये बात जरूर चिंतन की, इस तथ्य पर गंभीर विचार किया कि हमारी शिक्षा व्यवस्था आने वाले समय में, आगामी 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल में हम कहाँ पहुँच सकते हैं या हमें कहाँ पहुँचना चाहिए। हमने अपने सफ़र का उद्देश्य 500 किलोमीटर रखा है, तो अब हमें जब 500 किलोमीटर का सफ़र करना है, तो विद्यार्थियों, हमारे पास वाहन, खाने पीने की सामग्री, दुर्घटना के संदर्भ में विचार, इस तरह के सारी तैयारियां कर ली जाएंगी। यही हमारे देश के निर्माताओं ने 1947 में विचार किया होगा कि हम अपने देश को 50 वर्षों में कहाँ ले जाएं, कहाँ पाएं। उसी क्रम में हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ तैयारियां की, और उन तैयारियों के फलस्वरूप आज हमारे पास प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में, एलिमेंट्री एजुकेशन के संदर्भ में RTE 2009 शिक्षा का अधिकार 2009 हमारे पास उपलब्ध है। हमारे बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं अपने देश के निर्माताओं की शिक्षा के संदर्भ में किए गए प्रयासों के संदर्भ बारे में। तब हम यहाँ पर मौलिक अधिकारों की चर्चा किए बिना नहीं रह सकते। सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो कि दैहिक जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित है, अपितु सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में
ये उल्लिखित किया कि जीवन की स्वतंत्रता का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक व्यक्ति शिक्षित ना हो। इसी क्रम में साल 2002 में हमारे भारतीय संविधान में संशोधन होता है। साल 2002 में हमारे भारतीय संविधान में 86वां संशोधन होता है और उसके अंतर्गत अनुच्छेद 21 का 21A जोड़ा गया, जिसमें शिक्षा को, एजुकेशन को व्यक्ति का मौलिक अधिकार माना गया। जीवन के अधिकार के साथ ही 21 जीवन का अधिकार और 21A शिक्षा का मौलिक अधिकार। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी रही कि व्यक्ति के जीवन का कोई अर्थ नहीं है यदि वो शिक्षित ना हो। अनुच्छेद 21। उसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसी तरह के अन्य प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में संविधान के निर्माण के समय किए गए। अनुच्छेद 21, 21A, 21A के तहत हमको मिलता है RTE। उससे आगे अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 भी मौलिक अधिकारों का ही भाग है, जो ये स्पष्ट निर्देश करता है कि राज्य निधि द्वारा पोषित, राज्य निधि जिसको सामान्य भाषा में यदि हम कहें तो कह सकते हैं सरकारी धन। राज्य निधि द्वारा, अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य निधि द्वारा पोषित किसी भी प्रकार के संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इससे आगे अनुच्छेद 29, आर्टिकल 29, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 स्पष्ट करता है कि ये प्रावधान करता है कि राज्य निधि द्वारा पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी प्रकार का प्रवेश के समय या शिक्षण के समय भेदभाव नहीं किया जाएगा। इससे आगे अनुच्छेद 29 कंप्लीट हुआ। अनुच्छेद 30, संविधान का अनुच्छेद 30 ये व्यवस्था करता है कि धार्मिक या भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को, माइनॉरिटी क्लासेस को अपने संस्थान स्थापित करने और उन्हें चलाने की स्वतंत्रता होगी, जिससे कि जो कुछ संस्थान या वर्ग भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या अल्प है, जो भाषा भारतीय समाज में अल्प है, वह लोग अपने संस्थानों को स्थापित कर सकते हैं और उनको चला भी सकते हैं। इससे अतिरिक्त अन्य भी नीति निर्देशक तत्वों जैसे प्रावधान किए गए और आगे चलने पर हम पाते हैं हमारे संवैधानिक कर्तव्य जो कि बाद में जोड़े गए, उनमें भी 11वां कर्तव्य
अंतिम कर्तव्य बाद में जो कि संशोधन के साथ जोड़ा गया, उसमें भी ये व्यवस्था की गई कि 6 से 14 आयु वर्ग तक के बच्चों को उनके अभिभावक द्वारा, उनके गार्जियंस द्वारा उन्हें शिक्षा देना राष्ट्रीय कर्तव्य होगा। विद्यार्थियों, आज हमने स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में किए गए संवैधानिक प्रावधानों पर नजर डाली। इससे आगे हम अब नियम कायदे यहाँ तक हो गए थे। इससे आगे हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार द्वारा शिक्षा को गति प्रदान करने के लिए, उसमें आवश्यक सुधार प्रदान करने के लिए जो आयोग और समितियां गठित की गईं, उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं उन पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद विद्यार्थी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।